बच्चों, स्वागत है आप सभी का DSR फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आज आपके लिए लेके आया हूँ विज्ञान विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 10वीं वालों के लिए, जो कि हाफ ईयरली के साथ साथ आपकी फाइनल एग्जाम या फिर आपके क्वार्टरली एग्जाम में जितना सिलेबस हो उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा। अब एक चीज़ और है, कुछ बच्चों ने मुझे कंप्लेंट की है कि क्वेश्चन बैंक से पेपर नहीं आ रहा, तो इसके चलते मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए अब थोड़ा सुधार किया है। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें आपको परीक्षा अध्ययन और जीपीएच की जो क्वेश्चन बैंक है दोनों को मिला करके कंप्लीट आपको क्वेश्चन दूंगा कि अब इसमें से भी अगर बाहर आ गया तो फिर तो भगवान ही जाने क्या होगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि इसमें पूरे मैंने कवर कराए हैं तो आप लोग देख लें। हाँ, एक चीज़ और, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि अब दो गाइड के क्वेश्चन आंसर कवर करने हैं इसलिए। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं परीक्षा अध्ययन से। हमारी जो परीक्षा अध्ययन है कक्षा 10वीं वाले ध्यान दें हमारी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे इसकी। एक बात और कहना चाहता हूं बच्चों, मैं आप लोगों को कभी भी फर्जी पेपर नहीं देता हूं। पेपर की क्लिपिंग सामने इसलिए लगाता हूं ताकि मैं भी ये बताना चाहता कि एडिटिंग मैं भी कर सकता हूं और मैं भी आप लोगों को फर्जी पेपर प्रिंट करा के दे सकता हूं। दूसरे लोगों की तरह मैं आपको मूर्ख नहीं बनाना चाहता हूं, इसलिए। तो बच्चों शुरुआत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। आज का जो ये वीडियो है इसका, तो बच्चों शुरुआत में हम देखेंगे एक चीज़ और, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारे चैनल में आपके साथ कोई भी प्रकार का धोखा नहीं किया जा सकता। हम केवल आपको पढ़ाने पे भरोसा रखते हैं और केवल आप लोगों को पढ़ाना ही पसंद करते हैं, सही जानकारी देना आपको पसंद करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 में देखिए, ऑब्जेक्टिव के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम केवल प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, देखें आप, संयोजन अभिक्रिया को समझाइए। संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसको आपको उदाहरण से समझाना है। तो देख लें आप संयोजन अभिक्रिया। तो ये है संयोजन अभिक्रिया, इसको उदाहरण से समझाना है। तो संयोजन क्या होता है बेटा, संयोजन एक्चुअल में क्या होता है, संयोग। देखें हम आपको एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं। जब दो छोटे वाले चीज़ें, दो छोटी, मान लो ये 1 किलो का है, ये 1 किलो का है, ये दोनों मिल गए आपस में और मिल करके 2 किलो का कोई वस्तु बना लिए, ठीक है इन्होंने, तो ये कहलाता है बेटा संयोजन। देखो इसको पढ़ो, देखो कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर, मतलब कि जुड़ करके एकल उत्पाद बनाते हैं, मतलब कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, वियोजन क्या होगा, जब ये 2 किलो का टूट जाए, 2 छोटे छोटे टुकड़ों में, 1-1 किलो के टुकड़ों में टूट जाए, तो ये कहलाता है वियोजन। इसमें देखें आप कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटे उत्पादों में विखंडित हो जाता है या फिर बदल जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये परिभाषाएं दोनों तैयार कर लीजिएगा, संयोजन और वियोजन। अब बारी आई विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन क्या होती है, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक से दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। समझ रहे हैं ना आप क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया। ये एक तत्व रहा, यहाँ पे ये 2 दोस्त बैठे थे, 1 नंबर दोस्त, 2 नंबर दोस्त और 3 नंबर दोस्त। ये गया कूद करके यहाँ पे इस दूसरे वाले को इसने टक्कर मारी और ये जा करके तीसरे नंबर के बाजू से बैठ गया, तो इसे हम कहते हैं बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। देखें क्या है, ये है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकर्मक मतलब ये रहा, ये क्या हुआ, दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को, ये दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे वाले तत्व को क्या कर दिया उसने, विस्थापित करके, मतलब उसको अलग करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लिया, खुद उसकी जगह बैठ गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ये उदाहरण भी देख लीजिएगा। बारी आती द्विविस्थापन। अब द्विविस्थापन में क्या होगा, 2 के बीच में, देखें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाता। द्विविस्थापन में होता ये है कि अब मान लो की बात, यहाँ 1 नंबर था, यहाँ 2 नंबर था, यहाँ 1 2, यहाँ 3 नंबर था, यहाँ 4 नंबर था। अब वो ये करें कि 2 बोले कि मैं 3 यहाँ आ जाओ और 3 बोले कि मैं यहाँ चला जा रहा, ये 1 और ये 3 आ गए और यहाँ पे हो गए 2 और 4। जब दोनों के बीच में बराबर आदान प्रदान हो, देखो ये 2 यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो ये कहलाती बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, प्रश्न उत्तर हमें देखने हैं। तो देखें उपचयन अभिक्रिया तैयार कर लीजिएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा। फिर श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, फिर 9वां देख लें, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपका ये वाला प्रश्न, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ये उत्तर भी बताते जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप। फिर 13वां है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता। तो बच्चों मैग्नीशियम रिबन जो होता है
ये जो मैग्नीशियम रिबन होता है बेटा, ये सूत्र से आप इसको देखें, मैग्नीशियम के ऊपर क्या हो जाती है बच्चों, जब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है ये, तो अपने ऊपर कैसी परत जमा लेता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की। ठीक है, ये देखें आप, ये लिखा हुआ है, इसमें समीकरण नहीं दिया हुआ है हालांकि। तो मैग्नीशियम क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की परत जमा लेता है, जिससे उसे जलने में दिक्कत होती, इसलिए उसे जलाने के पहले साफ करके ये जो ऑक्सीजन की परत है ना, इसे हटा दिया जाता है ताकि वो आसानी से जल जाए। तो ये है इस प्रश्न का उत्तर, इसको आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद 20वां प्रश्न, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। 21वां वाला तैयार कर लेना, तेल और वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। इसलिए किया जाता है ताकि वो जल्दी खराब ना हो। ठीक है, तो आप ये पूरा, अगर आपको कुछ ना बने लिखता है तो इतना लिख देना कि तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है ताकि वह जल्दी खराब ना हो। ठीक है, फिर 22वां कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ये देखें आप, उपचयन और अपचयन दोनों परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलती है। देखें, ऑक्सीजन का संयोग, संयोग अब भी मैंने बताया, योग मतलब जुड़ना, और ऑक्सीजन का ह्रास मतलब कि निकलना। तो जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होता है, देखें ये कार्बन में ऑक्सीजन का योग हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो इसे कहते हैं बच्चों उपचयन। और जब क्या होता है, ऑक्सीजन निकल जाती, देखें आप, जिंक ऑक्साइड में कार्बन जुड़ी, तो ये देखें जिंक ऑक्साइड रहा ये कंप्लीट, तो केवल यहाँ पे क्या बचा, जिंक बचा, ऑक्सीजन गायब हो गई, यहाँ ऑक्सीजन इसके साथ लग गई तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो बच्चों ये है अपचयन। दोनों परिभाषाएं तैयार कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम देख लेते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होता है बच्चों, कि जब लोहे या लोहे जैसी वस्तुएं अपने आसपास, देखिए संक्षारण की परिभाषा मेरे पास एक बहुत सुंदर है, कि जब धातुएं वायुमंडल में उपस्थित, सुने आप ध्यान से और लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिएगा, क्या, जब धातुएं वायुमंडल में उपस्थित नमी, ऑक्सीजन एवं विभिन्न गैसों से क्रिया करके अपने ऊपर अवांछनीय यौगिकों की परत बना लेती हैं, जिसके कारण वे धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। क्या, धातुएं वायुमंडल में उपस्थित नमी, ऑक्सीजन एवं विभिन्न गैसों के साथ क्रिया करके अपने ऊपर अवांछनीय यौगिकों की एक परत बना लेती हैं, जिसके कारण वे धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण, लोहे में जंग लगना, ये देखें उदाहरण, इसी से लिख लें आप। फिर विकृति गंधता की परिभाषा कर लेना, क्या, तेल या तेल वाले खाद्य पदार्थ, तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद और गंध बदल देते, सड़ जाते हैं ना, तेल वाली वस्तुएं ज्यादा दिन रख दो तो खराब होने लगती, स्मेल आने लगती, इसे ही विकृत गंधता कहते हैं। उदाहरण ये लिख लेना। फिर चौथा देख लीजिएगा, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। देखा, ऊष्मा छेपी, ठीक है, छेपी में क्या होता है, निकलती है। जब ऊष्मा बाहर निकले तो क्या है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकल जाए, इसे ऊष्मा छेपी कहते हैं। और शोषी, शोषी मतलब सोखना, तो क्या है, जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये और ये इसका उत्तर आप तैयार कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा। इसके बाद अब देखो बच्चों, थोड़ा फटाफट बताऊंगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये वाले तैयार कर लीजिएगा। ये रासायनिक समीकरण आ सकते हैं, तो इनको आपको सीख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तैयार कर लें। अध्याय 2, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो देखें, ये पढ़ लीजिएगा, जल का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान कितना होता है बच्चों, ये होता है 7। फिर छठवां बोल रहे हैं, अम्लों का पीएच मान कितना होता है बच्चों, तो ये होता है 7 से कम। और क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 7 से अधिक। याद रखना, जल का कितना 7, अम्ल का 7 से कम, और क्षार का 7 से ज्यादा। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद बच्चों ये पढ़ लीजिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, अम्लों के पीएच मान की परिसर क्या है, तीसरा और 10वां, इनके उत्तर ये लिखे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 10वीं का उत्तर है उदासीनीकरण। ठीक है, फिर ये पढ़ लीजिएगा, अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल मतलब आम, याद रखना, आम कैसा होता है, खट्टा। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। और अम्ल से, देखिए अम्ल को आपको कैसे पढ़ना है, ये लिखा बच्चों अम्ल, तो अम्ल से आप याद रख लेना, अम्ल से आम याद रखना, और अम्ल से आप लोग अनिल शब्द याद रख लेना। तो अम्ल जो होते वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते, अम्ल नीले को लाल कर देते, तो ये हो गया अनिल। ठीक है,
तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये अम्ल कहलाते। क्षार की परिभाषा, क्षार क्या होते? स्वाद में कैसे होते? कसैले या कड़वे। ठीक है, स्वाद में कैसे होते? कसैले या कड़वे। और अभी देखो अम्ल क्या कर रहा है? नीले को लाल कर रहा है, तो क्षार क्या करेंगे? लाल को नीला करेंगे। क्षार की परिभाषा पढ़ लीजिएगा। फिर 7वां पीएच स्केल किसे कहते हैं, ये पढ़ लीजिएगा। 8वां अम्लीय वर्षा क्या होती है। 9वां क्लोर क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते? स्क्रीनशॉट ले लें इनका आप। फिर इसके बाद 13वां पीतल एवं तांबे के बर्तन वाला, ये तैयार कर लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर 27वां पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखते हैं। फिर 28वां उदासीनी अभिक्रिया को समझाइए, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करें, एक अम्ल है और एक क्षार, दोनों की अगर दोस्ती करा दें तो उससे जो चीज बनती है उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। 29वां है धोने का सोडा, धोते हैं जिससे हम, ठीक है, बर्तन धोते, कपड़े धोते, तो धावन सोडा। तो धावन सोडा और ये बेकिंग सोडा जिससे बेक करते, मतलब बेकिंग होती है ना, बिस्किट बेक करते हैं, ब्रेड बेक करते हैं, तो इस तरीके से। तो ये पढ़ लीजिएगा बेकिंग सोडा का उपयोग, धावन सोडा के उपयोग। फिर ये पढ़ लीजिएगा आप लोग यहाँ पे ये वाला, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण। ये समीकरण थोड़ा याद करना पड़ेगा, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। फिर यहाँ पे बच्चों प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के उदाहरण, ये है परिभाषा इसकी। ठीक है, फिर इसके बाद ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 उपयोग, ये कर लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है, ये पूरे लिखे हुए हैं। अम्ल और क्षार का अंतर, तो देखो अम्ल क्या होते? स्वाद में खट्टे होते। क्षार क्या होते? कसैले कड़वे। अम्ल क्या करते? अनिल याद करना, नीले को लाल कर देते। क्षार क्या करते? लाल को नीले। 2 अंतर तो वैसे ही हो जाएंगे, बाकी आप ये कर लेना। अम्ल का मान क्या होता है? पीएच मान 7 से कम, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। फिर इसके बाद ये प्रश्न कर लीजिएगा, 11वां और 12वां, ये तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप। अध्याय 3 की तरफ बढ़ते हैं, धातु एवं अधातु। देखें धातु अधातु में ये दूसरा ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। ठीक है, फिर 7वां कर लीजिएगा, 8वां तैयार कर लीजिएगा। द्रवावस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? मरकरी। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है बच्चों? सोडियम। फिर रिक्त स्थान की पूर्ता करिएगा। क्या धातुएं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती? चालक होती हैं। भंगुरता प्रायः क्या किसका गुण है? अधातुओं का। भंगुर होती है ना, टूट जाती हैं ये। फिर बच्चों यहाँ पे ये है 4था और 5वां, ये रखे इनके उत्तर। फिर यहाँ पे बच्चों ये एक शब्द में उत्तर आप देख लें, पूरा इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ये पूरा आप तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे भर्जन की परिभाषा, भर्जन मतलब भरता, भरता बनता है ना, जैसे भट्टे को भूंजते हैं, वैसे अगर धातुओं को भूंजा जाए तो क्या होता है? अयस्क को वायु की उपस्थिति में, ठीक है, अधिक ताप पर जब गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है? धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है, इसे भर्जन कहते हैं। निष्तापन पढ़ लीजिएगा। सक्रियता श्रेणी, अपर रूपता। फिर इसके बाद यसद लेपन, अमलगम। अमलगम क्या है? धातु के ऊपर जस्ता आदि की परत चढ़ाना। किसी धातु के ऊपर जस्ता आदि की परत चढ़ाना, उसे हम क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। ये क्या होता है? धातु पारे से मिलकर पारे की मिश्र धातु बनाती है, ये पढ़ लेना। थर्मेट अभिक्रिया बच्चों, मिश्र धातु किसे कहते हैं? फिर सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता? बच्चों जो सोडियम एक धातु होती है, ये सोडियम एक धातु है, इसकी बेटा अगर हम ऑक्सीजन से अगर इसने क्रिया करी, जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया करता तो ये क्या लगा लेता है? आग लगा लेता, जल जाता है। अच्छा मान लो कि बात हम इसे जल में रख दें तो जल का सूत्र क्या होता? H2O। अगर हम जल में रखेंगे तो क्या होगा? इसमें जल में भी तो O है, तो ये तुरंत उसमें भी आग लग जाएगी, इसलिए इसे हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। मिट्टी के तेल में, केरोसिन में। केरोसिन का सूत्र ये नहीं होता है, ठीक है। तो केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है ताकि उसमें वो नमी के संपर्क में ना आए और आग भी ना लगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद 16वां प्रश्न, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ये पढ़ लीजिएगा। लोहे को जंग से बचाने के उपाय पर सिंपल सा है, यशद लेपन करके या फिर पेंट करके, ठीक है। फिर ये कर लीजिएगा। चाकू से किस धातु को काटा जा सकता है आसानी से? तो बच्चों सोडियम को काटा जा सकता है। ऊष्मा की सर्वाधिक चालक धातु होती चांदी, ऊष्मा की कुचालक होती है लेड और मरकरी। फिर खनिज की परिभाषा पढ़ लेना। खनिज क्या होता है? जो धरती से निकाले जाते हैं वो खनिज कहलाते हैं। अयस्क क्या होता है? ये पूरा इसकी परिभाषा देख लीजिएगा। फिर इसके बाद धातु अधातु में अंतर। तो धातु क्या होता है बेटा? लोहा होता है, जैसे लोहे धातु है, और अधातु क्या हो गई? लकड़ी। तो ये धातु अधातु में अंतर, ये रासायनिक अंतर है, ठीक है, याद रखिएगा। ये है धातु अधातु में रासायनिक अंतर, और धातु अधातु में अंतर है ये आपके भौतिक गुण है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर संचारण की परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। धातु अधातु अंतर वाला एक वीडियो पड़ा है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो उसको जाकर के,
ये चित्र सीख लेना बच्चों, 3 चित्र हैं। ये है सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखें ऐसा चित्र बनाना सोडियम में। सोडियम में कितने हैं? 11 हैं। सोडियम में कितने हैं? 11। तो ये पॉइंट रखने हैं आपको 11 कुल मिला करके, ठीक है। ऑक्सीजन में 8 है तो आपको 8 पॉइंट रखने हैं, ये गोला बना करके। मैग्नीशियम में 12 है तो 12 पॉइंट रखने हैं, ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा। फिर इसके बाद बच्चों धातु और अधातु के 5 भौतिक गुण ये तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों आए कार्बन और उसके यौगिक। तो इसमें आपको 5वां तैयार कर लेना। कार्बन की संयोजकता कितनी होती? 4। रिक्त स्थान की पूर्ति देख लें आप, ये पूरे याद कर लेना। ये सत्य देख लें, इनमें भी आप देख लीजिएगा। फिर सही जोड़ियाँ पूरी आपको सीख लेनी है और ये एक शब्द में उत्तर आपको देख लेने हैं पूरे, ठीक है। फिर इसके बाद प्रश्न उत्तरों की बारी आती है। ये देखें यहाँ पे एक शब्द में उत्तर और यहाँ पे भी चल रहे हैं इनके, ये है फॉर्मूला, ये लिखे, इनको तैयार कर लेना। पहला क्वेश्चन सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? इसको तैयार कर लेना। ये पूरी परिभाषा यहाँ लिखी। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन 4 होते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटीन, बहुत सारे होते हैं हालांकि, सॉरी। हाइड्रोकार्बन की परिभाषा तो क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो चीज बनती है, क्या? ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोजन का हाइड्रो और कार्बन का कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कार्बनिक यौगिक बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण ये देख लो, देखो कार्बन का C और हाइड्रोजन का H, कार्बन का C हाइड्रोजन का H, ये लिख लीजिएगा। फिर संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होती है पढ़ लेना। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सूत्र पढ़ लेना, ये क्या होते हैं इसको पढ़ लीजिएगा। फिर समावयवता क्या है इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे प्रतिस्थापन परिभाषाएं क्या होती हैं। फिर किण्वन कर पढ़ लीजिएगा, साबुनीकरण कर लीजिएगा, ये याद कर लें आप लोग। फिर इसके बाद बच्चों हाइड्रोजनीकरण क्या है, ऑक्सीकारक क्या है। फिर 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। फिर इसके बाद ये पढ़ लेना आप, एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल में अंतर। तो एथेनॉल की गर्म गंध कैसी होती है? रंगहीन, मीठी गंध और तीक्ष्ण स्वाद वाला, ये पढ़ लेना आप लोग। 4 अंतर तैयार कर लीजिएगा कम से कम। फिर इसके बाद साबुन की सफाई क्रिया विधि को आपको समझाना है, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये पूरा लिखा हुआ है। फिर ये पढ़ लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम और संरचना सूत्र ये तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। फिर CH4 बिंदु की इलेक्ट्रॉन संरचना, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, फिर यहाँ पर मीथेन की, ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे साबुन अपमार्जक में अंतर, ये तैयार कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये हो गए बच्चों हमारे परीक्षा अध्ययन के अध्याय 1 से लेकर 4 तक के। अब हम बात करें इसी में GPH की। तो बच्चों GPH की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो फटाफट हम देखें प्रश्न बैंक में आपको कौन कौन से ऑब्जेक्टिव करने हैं। आप प्रश्न बैंक आपके पास है, निशान लगाएंगे। पहले अध्याय में रासायनिक अभिक्रिया सरलीकरण में आपको 4था ऑब्जेक्टिव, 7वां ऑब्जेक्टिव, 8वां, 9वां ये तैयार कर लेना है। ये देखें लेड का रासायनिक सूत्र PbNO3 बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आता ही आता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। 13वां पढ़ लीजिएगा, 14 पढ़ लीजिएगा, 17, 18, 19 ये तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे 23वां कर लेना और 24वां, इनके उत्तर ये लिखे हैं जो अभी मैंने आपको बताए। रिक्त स्थान की पूर्ति देखें आप लोग, पूरे लिखे हैं ये, और इनके उत्तर आपको अगले पेज में मिल जाएंगे। ये देखें, ये हैं, अच्छे से मैं दिखा दूं, ये हैं और इनके उत्तर नीचे लिखे हुए हैं। फिर सही जोड़ियाँ देख लीजिएगा आप लोग बहुत अच्छे से। तो ये हो गए सही जोड़ियाँ, सत्य देख लीजिएगा। देखें एक शब्द में उत्तर, अभिकारक क्या होते हैं ये पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, अभिकारक क्या होते हैं। अभिकारक एक्चुअल में होते क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, मैं यहाँ पे आपको समीकरण से बता रहा हूँ। देखें एक समीकरण लिखे, जैसे कि हमें चाय बनाने के लिए क्या क्या लगता है बच्चों? चाय पत्ती, शक्कर, पानी और दूध। तो ये जो चारों चीज हैं ये कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं बच्चों? अभिकारक। मतलब अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते। ये अभिकारक रहे, इनने क्या करे? आग से क्रिया की, आग से क्रिया करे और क्या बना दिए? हमारे लिए चाय बना दिए। तो ये जो चाय बनी इसे हम कहते हैं बच्चों उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ये कहलाता है हमारा उत्पाद। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस हुई ये कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। ये कहलाती है हमारी क्या? रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान से समझें आप, क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? ये पूरी रासायनिक अभिक्रिया हुई, चाय बनाने की जो प्रक्रम हुआ ये रासायनिक अभिक्रिया हुई। इसमें जो चाय पत्ती, शक्कर, पानी और दूध रहे ये क्या कहलाएंगे? अभिकारक। अभिकारक क्या होते? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं ये अभिकारक कहलाते। और अभिकारक जब किसी पदार्थ से अभिक्रिया करके जो चीज बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। इसको पढ़ लेना आप अच्छे से, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद
ये अभिकारक की परिभाषा मैंने बता दी, ये पढ़ लेना। दूसरा, छठवां, नौवां, 10वां, यहाँ पे पहला लगा लें आप, दूसरा लगा लें आप, ठीक है, तीसरा लगा लें आप, चौथा लगा लें आप, पांचवा लगा लें। फिर इसके बाद यहाँ पे देखें 5वें में विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन, ये दोनों पढ़ लेना, अभी बता चुका मैं। छठवां कर लीजिएगा आप, फिर इसके बाद 8वां कर लेना, 9वां कर लीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना आप रेडॉक्स अभिक्रिया को। फिर दैनिक जीवन में संचारण के 2 उदाहरण ये तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ये देखें वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रेबन, ये हम अभी पढ़ चुके हैं ना, इसको तैयार कर लीजिएगा। 15वां है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग बहुत अच्छे से। फिर इसके बाद 23वां तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद पहला तैयार कर लीजिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर चौथा है विकृत गंधता क्या है, ये पढ़ लीजिएगा पूरा प्रश्न, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। फिर इसके बाद बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया, ये फिर से आ गया है। फिर यहाँ पे लघुत्तरी, ये रासायनिक समीकरण वाला थोड़ा धुंधला है, आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे बच्चों श्वसन को ऊष्माक्षेपी, ये बार बार रिपीट हो रहा है। वियोजन अभिक्रिया अभी बता दिया मैंने, वियोजन को संयोजन के विपरीत क्यों माना जाता है, ये पूरा पढ़ लेना आप लोग। अभी अब परीक्षा अध्ययन में हम देख चुके। अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण, तो इसमें देखें चौथा पढ़ लेना, 5वां पढ़ लेना, 6वां पढ़ लेना, निशान लगा लें आप लोग। फिर 9वां पीएच स्केल की परास कितनी होती है। फिर 13वां है दही में पाया जाने वाला अम्ल, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। फिर 21वां अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता, अम्ल से हमने क्या बताया था बच्चों, अनिल, तो अम्ल क्या करता है, नीले को लाल, तो क्या करता है, नीले को कैसे बदल देगा, लाल में। 23वां है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो ये पढ़ लीजिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है ना, ये उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद ये रिक्त स्थान देख लें आप, कौन कौन से रिक्त स्थान में, 3रा, 5वां, 6वां, 8वां, 13वां, 16वां, 17वां, 18वां। फिर इसके बाद 20वां, 22वां, 25वां, 26वां, और ये हैं इनके उत्तर। तो सही जोड़ी आप देख लें, इसको पूरा तैयार करना, उत्तर भी नीचे लिखे हुए हैं। फिर एक शब्द में उत्तर, ये पूरे पढ़ लेने हैं आपको, ठीक है, एक शब्द में पूरे पढ़ लेने हैं। फिर धोने का सोडा, धावन सोडा और बेकिंग सोडा का उपयोग अभी हम देख चुके। चौथा अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। 9वां सोडियम के 2 लवणों के नाम तथा सूत्र। फिर 14वां और 15वां, ये पढ़ लीजिएगा, 14वां और 15वां अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, ये परीक्षा अध्ययन में ही मिला था। 7वां उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। 8वां पीएच मान वाला कर लीजिएगा। 9वां पढ़ लीजिएगा, इनके सूत्र और उपयोग लिखने हैं, ठीक है। 10वां क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित, तो ये चित्र नहीं बनाना, जितना मैंने लिखाया है निशान केवल इतना ही आपको लिख देना है, परीक्षा अध्ययन में हम देख चुके हैं हालांकि इसे। फिर यहाँ पे आ गया अध्याय हमारा धातु अधातु, धातु अधातु में देखें ये प्रश्न, ये स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद 8वां प्रश्न एक्वारेजिया क्या है, इसके उपयोग कर लीजिएगा। फिर 10वां देखें भर्जन किसे कहते हैं, ये पढ़ लीजिएगा। फिर निष्तापन क्या है। फिर 12वां धातु अधातु में अंतर, ये पढ़ लीजिएगा, मजेदार क्वेश्चन है। 13वां संक्षारण किसे कहते हैं, ये कर लीजिएगा। 16वां प्रश्न धातु अधातु के भौतिक गुणों में अंतर, ये तैयार कर लीजिएगा। चौथा थर्मेट अभिक्रिया, ये तैयार कर लीजिएगा। 6वां संक्षारण से बचाव के उपाय, देखें ये परीक्षा अध्ययन में भी आपको समझा चुका हूँ। फिर कार्बन उसके यौगिक में पहला दूसरा। बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल में आपके काम की ही जानकारी मिलती है। हम आपको इसी तरीके से वार्षिक परीक्षा के लिए भी तैयार करेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी बोलो कि हमारे चैनल में जुड़ जाएँ। हमारे चैनल से जुड़ करके आपका फ़ायदा ही होगा, ठीक है बच्चों। देख लें आप, अपने सीनियरों से पूछ लें जो हमारे चैनल में पढ़ चुके हैं। 5वां कर लीजिएगा, 6वां कर लीजिएगा। फिर इसके बाद बच्चों साबुन अपमार्जक में अंतर, ये वाला प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, ये है बचा हुआ जो प्रश्न का उत्तर। फिर किण्वन किसे कहते हैं, ठीक है, ये तैयार कर लीजिएगा। 6वां ईस्टरीकरण अभिक्रिया। 7वां देखें, ये अभी हमने पढ़ाए थे, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चों, जैसे ये CH4 लिखा है, तो CH4 मेथेन का सूत्र होता है, तो इसमें कुछ नहीं करना, ये C लिखना है और H4 है, 4 टाइम H है, तो यहाँ एक H लिख दो, यहाँ एक H, एक यहाँ एक H, एक यहाँ एक H। अब जैसे मान लो C2H6 है, तो आपको C 2 बार लिख देना है, लिख दिए 2 बार। अब इसके डंडे बनाओ, यहाँ पे आप, ये बॉन्ड होता है, H यहाँ लिख दो, H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ और H यहाँ। देखो कितने 1 2 3 4 5 6 हो गए। इस तरीके से आपको ये पूरे बनाते बन जाएंगे, इसको सीख लीजिएगा आप लोग बहुत अच्छे से।
फिर चौथा क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसका पांचवा कर लीजिएगा। प्रश्न बैंक से देखें, इसमें इतना ही पढ़ना है आपको, ये हाइड्रोजनीकरण। फिर छठवां, 7 गुण कठोर जल के साथ झाग क्यों नहीं देता है? क्यों नहीं देता है? क्योंकि ये अघुलनशील पदार्थ का निर्माण करते हैं। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर कर लीजिएगा। अपर रूपता पढ़ लीजिएगा। 10वां श्रृंखलन कर लीजिएगा। 11वां संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। ठीक है, ये है प्रश्न का उत्तर। और इसके बाद ये हमारा प्रश्न क्रमांक 14वां, अपमार्जक किसे कहते हैं, इसका उपयोग शैम्पू कपड़े, ये कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों हमारे अध्याय 1 से अध्याय 5 तक के पूरे इंपॉर्टेंट। अगला वीडियो इसके आगे का होगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा और इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अभी आप लोग इतनी तैयारी करें, अगला वीडियो आपको बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। गुड बाय।